कि क्या बोलते हैं, जो भी होगा जब भी हम क्लास बाउंड्री बनाएंगे वो लोअर लिमिट में से 0.5 लेस कर दो और अपर लिमिट में 0.5 को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो भाई इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें कि ये रूल कोई नहीं है, ठीक है, कि पॉइंट लोअर में से 0.5 को माइनस कर दो और अपर में 0.5 को ऐड कर दो। दरअसल होता क्या है, नॉर्मली हमारे पास जो सवाल हम सॉल्व करते हैं अपनी प्रैक्टिस में, तो वो होल नंबर्स में होते हैं, सही डेसिमल में होते नहीं है। तो उसमें वैल्यूज़ के जो क्लासेस का डिफरेंस होता है वो भी 1 का होता है। उस 1 को हम 2 से डिवाइड कर दें तो 0.5 आ जाता है। तो हम ये बात दिमाग में बिठा लेते हैं कि भाई जब भी हम क्लास बाउंड्री बनाएंगे तो लोअर लिमिट में से 0.5 लेस कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता। रूल ये होता है कि हम जब भी क्लास बाउंड्री बनाना शुरू करते हैं तो हम चेक करते हैं जो क्लास इंटरवल हमें गिवन है। जैसे हमारे पास ये क्लास इंटरवल गिवन है 1.5 से 1.9, 2 से 2.4, ये हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है। हम चेक करेंगे जो इस फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट में से और सेकंड की लोअर लिमिट का डिफरेंस चेक करेंगे। जैसे 1.9 और 2.0, 1.9 और 2.0 में कितने का डिफरेंस है, 0.1 का डिफरेंस है। अब 0.1 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो जवाब आएगा 0.05। अब 0.05 को इसका मतलब मुझे क्या करना है, लोअर लिमिट में से लेस करना है और अपर लिमिट में ऐड करना है। तो अब मैं जब क्लास बाउंड्री बनाऊंगा तो 1.5 में से मैं माइनस करूंगा 0.05 और 1.9 में ऐड करूंगा 0.05। सही इस तरीके से बाकी सारी भी बाउंड्रीज मैं बना रहा हूँ। जैसे 2 में से मुझे लेस करवाना है 0.05, जब 2 में से मैं 0.05 लेस करवाऊंगा तो मेरे पास आएगा 1.95। सही इसी तरीके से जब मैं 2.4 में ऐड करूंगा 0.05 तो मेरे पास आ जाएगा 2.05 और 2.45। सही है, ये बात समझ में आ गई। क्लास बाउंड्रीज हम किस तरीके से फॉर्म कर रहे होंगे, ये बात समझ में आ गई आपको? ओके ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज हमने फॉर्म कर ली। अच्छा क्लास बाउंड्रीज जो हमने यहाँ पर फॉर्म करी, इस क्लास बाउंड्री को, सारी बात ये क्लास बाउंड्री फॉर्म क्यों करी इसको समझ लेते हैं। देखें डाटा जो हमारे पास ग्रुप डाटा होता है, जैसे हमने यहाँ पर ये हमारे पास जो सवाल में दिया हुआ था ये रॉ डाटा है। सही इस रॉ डाटा की हमने क्या करी, ग्रुपिंग करी जिसमें हमने क्लास इंटरवल्स बना दी। तो याद रखें ग्रुप डाटा हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक ग्रुप डाटा वो होता है जो कि कंटिन्यू कहलाता है और एक ग्रुप डाटा डिसकंटिन्यू कहलाता है। तो ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल बने हुए ना, ये क्लास इंटरवल डिसकंटिन्यू ग्रुप डाटा है, ठीक है, क्योंकि एक इंटरवल जहां पर एंड हो रहा है नेक्स्ट इंटरवल नेक्स्ट नंबर से क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। सही इसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यू ग्रुप डाटा। सही तो याद रखें जब भी किसी ग्रुप डाटा को हमें कंटिन्यू ग्रुप डाटा बनाना होता है, सही कंटिन्यू डाटा करना होता है तो हम क्या करते हैं, क्लास बाउंड्री फॉर्म करते हैं। सही तो क्लास बाउंड्री बनाने का मकसद ये होता है कि आप डिसकंटिन्यू डाटा को क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो। देखो क्लास बाउंड्री बनाने से हुआ क्या, 1.45 से 1.95 गए थे, अब जो नेक्स्ट इंटरवल शुरू हो रहा है 1.95 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो अब ये क्या हो गया, कंटिन्यूटी आ गई। तो इसलिए हम क्लास बाउंड्री इसलिए बनाते हैं कि डाटा क्या हो जाए, कंटिन्यू हो जाए। ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट कॉलम में क्या सॉल्व करा हुआ है, मिड पॉइंट सॉल्व करेंगे। क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, जो भी हमारे पास क्लास इंटरवल है मतलब उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, यानी 1.5 प्लस 1.9, 1.5 और 1.9 को प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आपके पास 1.7 आएगा। सही। अच्छा अक्सर स्टूडेंट एक गलती करते हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंटरवल है हमारा 2 से लेकर 4 तक, सही है, मतलब लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट 4 है। तो 2 से 4 एक इंटरवल है और स्टूडेंट से कहा जाता है कि भाई इसका मिड पॉइंट निकालो, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई 2 में 4 प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। तो अब वो क्या करता है, पहले 4 को 2 से डिवाइड करता है, 2 आ जाता है, फिर 2 प्लस 2 करता है 4, वो बोलता है मिड पॉइंट 4 आ गया। अबे भाई ऐसे नहीं करना, आपने 2 प्लस 4 पहले परफॉर्म करना है, 2 प्लस 4 परफॉर्म करेंगे क्या आएगा 6। अब जो 6 फाइनल आंसर आया है इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 आपका मिड पॉइंट है। ठीक है। तो हम भी यहाँ पर जब मिड पॉइंट निकाल रहे होंगे तो 1.5 में 1.9 को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा, जैसे 1.7 आ गया।
इसी तरीके से 2.0 में प्लस करेंगे 2.4 को, तो जो फाइनल आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे 2.2 आ जाएगा। इसी तरीके से 2.5 में प्लस करेंगे 2.9 को, सही, तो जो भी फाइनल आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे 2.7 आएगा। इसी तरीके से बाकी इंटरवल के मिड पॉइंट भी हम निकाल रहे होंगे, सही। अच्छा, फिर हम मालूम करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से मालूम की जाती है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करने का तरीका होता है कि आपके पास जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रहा होता है, जैसे यहाँ पर 40 है, तो हर फ्रीक्वेंसी को क्या कर दो, टोटल से डिवाइड कर दो, यानी 2 डिवाइडेड बाय 40, जैसे मैंने एक परफॉर्म करके यहाँ पर दिखाया है। 2 डिवाइड बाय 40 कर हमारे पास क्या आ गया 0.05। इसी तरीके से हम 1 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे 0.025, 4 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे 0.1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बाकी भी हम फ्रीक्वेंसीज को क्या कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे, सही। अच्छा, उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का याद रखें, जब भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज को सबको प्लस कर लेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा, हो सकता है नॉर्मली आपने पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा वैल्यूज आ रही होती हैं, तो अक्सर हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 वैल्यूज को उठा रहे होते हैं, तो जब आप प्लस करने जाएंगे तो आंसर आएगा 0.999 करके आ रहा होगा। 0.99 का मतलब है कि ये 1 के ही बराबर है। तो याद रखें, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, सही। अच्छा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद हम बात करते हैं परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। भाई परसेंटेज फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में से ये ड्राइव हो जाती है। जब आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेते हो तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए सिंपल आपने क्या करना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, सही है। 0.05 है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे 5%। 0.025 है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे 2.5%। सही, 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 10%। 0.375 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से 37.5। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज, सही है। अगर देखा जाए तो ये एक तरह से प्रोबेबिलिटी निकालने का भी तरीका है। जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकाल रहे हैं ना, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबल आउटकम्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो रैंडम डाटा मौजूद है, इस रैंडम डाटा में से अगर मैं कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट करूंगा, सही, तो वो जो वैल्यू मैं सिलेक्ट करूंगा वो वैल्यू फर्स्ट इंटरवल में से कोई वैल्यू होगी, इस बात के 5% चांसेस हैं। मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बात कही? मैंने कहा कि मेरे पास एक रॉ डाटा मौजूद है, इस रॉ डाटा में से मैं अगर रैंडमली कोई भी एक नंबर को सिलेक्ट करूंगा तो चांसेस हैं जो फर्स्ट इंटरवल में वैल्यूज कहाँ से 1.5 से लेके 1.9 तक, तो चांसेस हैं कि 5% चांसेस ये हैं कि वैल्यू कहाँ से आएगी, इस इंटरवल में से उठ के आएगी, सही। इसी तरीके से अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने कोई भी रैंडमली वैल्यू उठानी है, सही, तो 37.5% चांसेस ये हैं कि वो हमारे पास कौन से इंटरवल में से आएगी, 1 2 3 4, तो यहाँ से देखें तो 4 इंटरवल में यहाँ पर यहाँ से आएगी, क्योंकि देखो नंबर ऑफ वैल्यूज 15 है, इस इंटरवल में टोटल वैल्यूज कितनी है 15, तभी इसका परसेंटेज प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, इस परसेंटेज को अब सबको प्लस करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 100 आएगा, सही। जैसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम 1 आएगा तो परसेंटेज को सबको प्लस करोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। अच्छा, लेस देन CF और मोर देन CF। अच्छा, लेस देन CF का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और मोर देन CF, अच्छा लेस देन CF की जब हम बात करते हैं तो हम अपर क्लास बाउंड्रीज को देख रहे होते हैं, सही है। जैसे 1.95, भाई 1.9 कितनी, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है ना हमारे पास, इसको देखें कितनी डाटा की, कितनी ये जो डाटा है, इस डाटा में कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो 1.95 से पीछे हैं। तो 1.95 से लेस, यानी कि 1.95 से लेस कितनी है, सिर्फ 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हमने कहा 2.45 से पीछे कितनी वैल्यूज हैं, तो भाई 2.45 से पीछे एक 1 है और फिर 2 है, तो 3 हो गई, सही। तो सिंपल इसका रूल होता है, जब आप लेस देन CF मालूम कर रहे हो तो भाई सिंपल एक काम करो, जो पहली फ्रीक्वेंसी है उसको तो एज इट इज लिख दो और बाद वाली फ्रीक्वेंसीज को प्लस करके लिखते रहो। जैसे 2 + 1 करा 3 आ गया, 3 + 4 करा 7 आ गया, 7 + 15 करा 22 आ गया, 22 + 15 करा हमारे पास आ जाएगा कितना, अच्छा 22 + 15 करना था, ये मुझसे यहाँ से मिस्टेक हो गई, सॉरी 4 + 15 करा था 22 हो गया, और 22 + 10 करेंगे 32, सही करा है बिल्कुल सही। 32 में आप 5 प्लस करेंगे 37, और 37 में 3 प्लस करेंगे 40। तो इसको चेक करने का एक तरीका ये भी है, जो लास्ट फ्रीक्वेंसी आएगी वही आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होगा। ठीक है, इसी तरीके से मोर देन CF मालूम करना है। ठीक है, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हम मालूम करेंगे तो इसका क्राइटेरिया होता है कि आपने जो टोटल
मतलब अगर मोर देन की बात कर रहा हूँ तो मैं लोअर क्लास बाउंड्री को देखता हूँ 1.45। भाई 1.45 से ज्यादा मैं कह रहा हूँ कि भाई इस डेटा में, जो डाटा ऊपर गिवन है, इस डाटा में 1.45 से आगे कितनी वैल्यूज हैं, तो भाई सारी ही वैल्यूज आगे हैं, तो हमने कह दिया 40। टोटल वैल्यूज क्या है आगे, सही। फिर मैंने कहा 1.95 से आगे कितनी है, तो लाजमी बात है जो 2 वाली वैल्यू वो पीछे रह गई, तो उसको माइनस कर दो, तो 40 में से 2 माइनस कर दो। यहाँ पर हमने क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 40 में से 2 माइनस करा 38 आ गया, 38 में से 1 माइनस करा 37 आ गया, 37 में से 15 माइनस करा 15 आ गया, 15 में से 10 माइनस करा। इस तरीके से हम आगे माइनस करते हुए आ जाएंगे, और जो हमारी लास्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारी मोर देन की CF कहलाएगी, ठीक है। ये टेबल आपको समझ में आ गया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की यही रिक्वायरमेंट हमारे पास तकरीबन बुक में सॉल्व हुई है, ये मैंने आपको तकरीबन सारी सॉल्व करके यहाँ पर एक सवाल में बता दी। अगर यहाँ पर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते, ताकि हम आगे ग्राफिकल डायग्राम पे जाएं। इसके डायग्राम से तरफ आप लोगों के समझ में आ गया, पर मतलब ये टेबल जो बना हुआ है ये समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम जा रहे हैं। अभी हमने कहा था कि डाटा की अच्छा, डाटा की जो प्रेजेंटेशन है वो दो तरीके से हमने कहा था हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस करेंगे और एक ग्राफिकल और डायग्रामेटिकल में डिस्कस करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं ग्राफिकल और डायग्रामेटिकल, सही। जब हम अपने डाटा को ग्राफिकल ग्राफ्स के थ्रू क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, तो यहाँ पर कुछ ग्राफ्स हैं। एक हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, फ्रीक्वेंसी कर्व है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, जिसको हम ऑगेव भी बोलते हैं, सही। पहले हम ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम डायग्राम्स को डिस्कस कर रहे होंगे। तो हमारे सिलेबस में ये ग्राफ्स मौजूद हैं और ये क्या बोलते हैं आपका डायग्राम्स मौजूद हैं, सही। तो स्टार्ट करते हैं हिस्टोग्राम से और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और कर्व से। अच्छा, ये क्वेश्चंस मैंने कहा आपकी बुक से ही मैंने पिक्चर्स ली हुई हैं, सही। यहाँ देखें इसको, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मैं क्लास इंटरवल दिया हुआ है 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7, ये क्लास इंटरवल है, उसके अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, सही। अच्छा, हिस्टोग्राम बनाते वक्त एक बात का ख्याल रखें, जो हमें ग्रुप डाटा दिया होता है उसका कंटिन्यू होना ज़रूरी है। तो अगर देखा जाए सवाल में जो हमें डाटा दिया हुआ है वो डिसकंटिन्यू है। 2 से 3 एक इंटरवल आ रहा है, उसके बाद 4 से 5 है, इसका मतलब ये डिसकंटिन्यू है। जब डिसकंटिन्यू डाटा है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, क्लास बाउंड्री बनाओगे। और क्लास बाउंड्री बनाने का रूल क्या है, 3 और 4 में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 1 को डिवाइड करो 2 से क्या आता है 0.5, 0.5 को लोअर लिमिट्स में से लेस कर दो और अपर लिमिट में क्या कर दो, ऐड कर दो। 2 में से 0.5 लेस करा 1.5, 3 में 0.5 ऐड करा 3.5, ठीक है। इसी तरीके से हम सारी क्लास बाउंड्रीज को क्या करेंगे, बना लेंगे, सही। अच्छा, अब क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे, जब हिस्टोग्राम बनाएंगे तो याद रखें एक्स एक्सिस पर हम रखते हैं किसको, क्लास बाउंड्रीज को, और वाई एक्सिस पर हम रखते हैं फ्रीक्वेंसीज को, सही। हिस्टोग्राम बनाते वक्त हमारे पास डिफरेंट बार्स बन रहे होते हैं, सही। जैसे 1.5 से 3.5, 1.5 से 3.5 हमारा पूरा एक इंटरवल है। इस इंटरवल में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1, हमारे पास ये बार बन जाएगा 1, ठीक है। इसी तरीके से 3.5 से 5.5 में हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी है, 3 फ्रीक्वेंसी है, सही। ये आ जाएगा हमारे पास, इस तरीके से बार बन जाएगा, सही। ये आप ग्राफ पेपर पर सॉल्व कर लिएगा, नहीं सॉल्व हो तो मुझे बता दिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, इंटर में आप लोग करके आ रहा हूँ, सही। अच्छा, हिस्टोग्राम वाली बात समझ में आ गई, मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं है। हिस्टोग्राम समझ में आ गया, ओके गुड। अब हम बात करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब हम बनाएंगे तो इसके लिए जैसे ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी कर्व, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो डाटा गिवन होता है उसके क्या कर रहे होते हैं, हम मिड पॉइंट निकाल रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने मिड पॉइंट निकाले नहीं है, हमें क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, सही।
जैसे यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया है 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ठीक है, ये डाटा हमारे पास एक तरह से कंटिन्यू डाटा है। ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यू डाटा हो या डिसकंटिन्यू डाटा हो ये मैटर ही नहीं करता, सही, क्योंकि हमारे पास जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी और एक्स एक्सिस पे हमें चाहिए मिड पॉइंट। सही, तो 4 + 6 करो क्या आएगा भाई, 4 + 6 करेंगे क्या आएगा, 10 आएगा। 10 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अच्छा ये 2, ये वाला 2 नहीं है भाई, ठीक है, हम जो एवरेज निकाल रहे हैं यहाँ पर 4 + 6 करेंगे 10 आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, हमारे पास एक मिड पॉइंट आ गया 5। इस तरीके से 6 को 8 में प्लस करा 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 7। ठीक है, ये हमारे पास 7 आ गया। फिर 8 + 10 करा 18, 18 डिवाइड बाई 2 9, यहाँ पर 9 आ गया। इसी तरीके से बाकी इंटरवल भी हमने निकाल लिए, तो 5, 7, 9, 11। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया इंटरवल्स, और 30। अब 30, अब देखो दो दो के डिफरेंस से आ रहा था ना, तो हमने एक अपनी आसानी के लिए नेक्स्ट इंटरवल 15 रख दिया और यहाँ पर एक रख दिया कितना, बैक एंड पर 3 रख दिया, सही। अच्छा, यहाँ पर मिड पॉइंट क्या है 5 और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से देखेंगे, वाई एक्सिस से फ्रीक्वेंसी देखेंगे और एक्स एक्सिस से क्या देखेंगे, मिड पॉइंट देखेंगे। तो पहले ग्राफ में जब भी हम कोई वैल्यू लोकेट करने जाते हैं तो हम सेंटर पॉइंट में आके खड़े हो जाते हैं, सही। हमें कहा जा रहा है मिड पॉइंट 5 पे जाओ, मिड पॉइंट 5 पे आके खड़े हो गए। फिर हमें कहा जा रहा है फ्रीक्वेंसी में 2 जाओ, 2 पे, इसका मतलब पॉइंट यहाँ पर होगा, सही। फिर हम अगेन जाएंगे 0 पे आके खड़े हो जाएंगे, सही। हमें कहा जा रहा है एक्स एक्सिस पर मिड पॉइंट जाओ 7, ये 0.7 पे आ गए। फिर कह रहे हैं जो उसकी फ्रीक्वेंसी है 6, इसका मतलब 6 यहाँ पर होगा, सही। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तकरीबन एक ही तरीके से बनते हैं, सही। इसमें भी मिड पॉइंट यहाँ पर रखते हैं और वाई एक्सिस पर हम क्या रख रहे होते हैं, फ्रीक्वेंसी रख रहे होते हैं। डिफरेंस इतना है फ्रीक्वेंसी कर्व में जब हम पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं तो कर्व शेप में मिलाते हैं और रफ हैंड से मिला रहे होते हैं, सही। और जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं तो भाई स्केल का यूज कर लेते हैं, ठीक है, सिर्फ इतना फर्क है। बात समझ में आ गई, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन समझ गए आप लोग, है भाई, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन समझ में आ गया आप लोग, यस और नो जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम जो है ना क्लास का एंड होने वाला है। ठीक है, और हमारी स्लाइड्स अभी बाकी मुझे आप लोग, अच्छा एक काम करना, अगर हमारी स्लाइड्स रह जाती हैं, ऐसा तो कोशिश होगी मेरी आज की क्लास में ये पूरी हो जाए, अगर इन केस रह जाती हैं तो वो टॉपिक्स आप बुक में से देखिएगा, और अगर नहीं समझ में आया तो यूनिट 1 में से कोई भी बात पूछनी हो मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट सर आप ये पीडीएफ, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की ये फाइल है ना, आप ग्रुप में भेज दिया करें ना, ताकि इजी हो जाए थोड़ा सा। हाँ ये बात भी सही है। मैं इंशाल्लाह जो है कोशिश करूँगा, ये सारी प्रेजेंटेशन मेरे पास तो रखी है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूँगा। अच्छा, मैंने इसके लिए कहा था आप लोग अगर चाहते हैं तो इसको सेम डे पर क्या करा करें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है। जैसे मेरे आपके सामने अभी स्लाइड आ रही है ना, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, समझ रहे हैं बात। बाद में भी अगर नोट डाउन करना हुआ तो आप नोट डाउन कर लिएगा। खैर मैं सारी पीपीटीज जो है ना वो शेयर कर दूँ, सही। सर इसके स्क्रीनशॉट में सर पिक्सल भी फट जाते हैं, और ये है कि कभी मोबाइल पे अटेंड हो रहा होता है, कभी पीसी पे, तो उसमें ना फिर प्रॉब्लम होती है। तो चलो अगर ठीक है, फाइल मिल आप जाए तो ज़्यादा इजी रहेगा। हाँ सही है, ठीक है। दरअसल अभी हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो है ना क्लास, जो ग्रुप में स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्लास के टाइम पर स्टूडेंट्स जो हैं बहुत कम होते हैं, सही। तो आप जिसको भी पीपीटी चाहिए मुझे प्राइवेट में मैसेज कर दें, पीपीटी ना आप प्राइवेट में भेज दूँगा उसको, ठीक है। मैं जो क्लासेस ले रहे हैं उन्हीं को पीपीटी से क्या करेंगे, प्रोवाइड कर दें, सही। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, थोड़ी देर में मुझे कंफर्म करना होगा, ओके। यहाँ पर देखें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब हम बनाते हैं तो लाजमी बात है, इस नाम ही बता रहा है क्यूमुलेटिव है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। और पॉलीगॉन अभी हमने सीख लिया पॉलीगॉन किस तरीके से बनाएंगे। जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने बनाया था तो वहाँ हमने ये वाली फ्रीक्वेंसी यूज़ करी थी, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहे हैं तो लाजमी सी बात है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है दो तरह की होती है, एक लेस देन होती है और एक मोर देन होती है, ठीक है। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हमने सॉल्व करी थी आपकी, अभी हमने जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो वहाँ आपको बताया भी था।
तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकलती है, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकलती है, ये हमने अभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सीख लिया था। सही, अभी हम यहाँ पर वो डिस्कस नहीं कर रहे, हम इसके ग्राफ को देख रहे हैं। सही, और इसको ऑगिव कहते हैं। अच्छा, एक्स एक्सिस पर हम क्या रखते हैं, क्लास बाउंड्रीज को रखते हैं। अच्छा, इसमें अपर क्लास बाउंड्री रखेंगे, लोअर क्लास बाउंड्री रखेंगे, इसको आप याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल उठाओ, सारी क्लास बाउंड्रीज उठा के यहाँ पर रख दो। जैसे 1.5 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1.5 से लेकर 16.5 तक सारी क्लास बाउंड्रीज आप क्या कर दो, एक इक्वल गैप के साथ एक्स एक्सिस पर रख दो। चाहे आप लेस देन बना रहे हो, चाहे आप मोर देन बना रहे हो, ठीक है। आपको इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी 1.5 से लेकर 16.5 तक है, सारी क्लास बाउंड्रीज आप यहाँ पर रख दो। सही, अब देख लो यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 1। इस इंटरवल में मतलब जो 4.5 है हमारे पास, हमें लम्ब सी बात है, जब लेस देन की बात करते हैं तो अपर क्लास बाउंड्री को देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर कितनी है फ्रीक्वेंसी, 1 है। सही, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 लेस देन में हम 1.5 में जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास ये 0 है ना, ये पॉइंट क्या है 0, तो हमारे पास थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 7.5 पे आएंगे, हमें क्या मिल जाएगा 4 पे आ गया। इस तरीके से हमारा लेस देन का कर्व बन रहा होगा। सही, इसी तरीके से यहाँ पर आएंगे तो मोर देन में इस तरीके से कर्व बन रहा होगा। अच्छा, ये दोनों लेस देन और मोर देन एक ही ग्राफ पेपर पर बन सकते हैं। अगर मैं यहाँ से शुरू करता तो ये इस तरीके से आता और यहाँ पर जाके इसको कट कर देता। तो याद रखें, जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को कट करते हैं ना, इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट हमारा मीडियन कहलाता है। क्योंकि अक्सर पेपर में एक सवाल आ जाता है, ये सवाल पेपर में आ जाता है कि जब हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर है हमारा, तो वहाँ पर वो कहते हैं मीडियन को ग्राफ पे लोकेट करके दिखाओ। जब मीडियन को ग्राफ पे लोकेट करने की बात होती है तो वहाँ पर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना पड़ता है। सही, एक तरीका तो ये है कि मैं लेस देन वाला ही बनाऊँ और सबमिशन f/2 करूँ और यहाँ पर सर्च करके यहाँ पर गिरा दूँ। सही, एक लाइन ऐसे करके ऐसे गिरा दूँ। एक तरीका ये है कि लेस देन मोर देन दोनों बना लूँ। जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ से हम एक लाइन नीचे की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि मीडियन कहाँ पर है इस पूरे डेटा में। सही, तो ये बात अभी आगे आएगी तो उसको वहाँ भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, और आप लोगों को ये बनाना तो आ गया होगा, इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस में है नहीं। सही, अच्छा अब बात करते हैं कुछ शेप्स हैं, इसके नाम आप लोगों ने याद रखें। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, ये मॉडरेटली स्क्यूड कहते हैं इसको, और ये नेगेटिवली स्क्यूड है। सही, ये सिर्फ आपने शेप को देख के आपको नाम समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, शेप आपके सामने मौजूद हो तो उसका नेम क्या होगा बस आपने याद रखना। बेल शेप डायग्राम कब बनती है, जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन मीडियन मॉड क्या है, बराबर है, उसको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जहाँ पर मीन ग्रेटर होता है मीडियन से, मीडियन ग्रेटर होता है मॉड से, उस केस में पॉजिटिव स्क्यूड बनता है। जहाँ पर मीन इज लेस देन मीडियन, मीडियन इज लेस देन मॉड होता है, यहाँ पर नेगेटिवली स्क्यूड होता है। ठीक है, अच्छा ये पॉजिटिवली स्क्यूड कब होगा, नेगेटिवली स्क्यूड कब होगा, ठीक है, ये बात मैंने खैर अभी तो खैर वर्बली बता दी। जब हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये बात फिगर में आ जाएगी। ठीक है, अभी सिर्फ ये आपने नेम मेमोराइज कर लें कि बेल शेप डायग्राम होगी तो सिमेट्रिकल होगी और इस तरीके से बनेगी। यहाँ पर डाउनफॉल आ रहा होगा तो पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगा, मतलब राइट साइड पे डाउन होगा तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, लेफ्ट साइड पे डाउन होगा तो नेगेटिवली स्क्यूड होगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डायग्राम की तरफ। अच्छा, क्लास खत्म होने में टाइम क्योंकि कम रह गया, 7-8 मिनट बाकी हैं सिर्फ। सही, तो मैं क्विकली इसको क्लोज करूँगा और सिंपल पाई डायग्राम बनानी है मैं। सही, डाटा हमारे पास गिवन है, आपकी बुक की एग्जाम्पल मैंने पिक करी हुई है। ये हमारे पास एयर्स मौजूद हैं और उसके अगेंस्ट में उसकी सेल्स बता रहे हैं 1000 है। अच्छा, ये जीरोस लगे हुए हैं, इसका मतलब ये 20,000 है। सही, ये 22,000 है। सही, कह रहे 1990 में इतनी सेल थी और 91 में इतनी सेल थी। अब ये क्या कर रहे हैं, इसको एक डायग्राम भी बना रहे हैं। अच्छा, ये बार्स की विड्थ कितनी रखनी है ये हम अपने हिसाब से रखते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस हमारी कोशिश होती है कि इस तरीके से बन जाए कि हमारे ग्राफ पेपर पे आ जाए। सही, वाई एक्सिस पर हम क्या रखते हैं, जो उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू दी हुई होती है। सही, वो हमने वाई एक्सिस पर रखी। सही, और हर बार के दरमियान इक्वल डिस्टेंस आपने स्पेस क्या करना है वो छोड़ना है। सही, और सिंपल 1990 की बात करें अगर, तो इसमें सेल कितनी है 20,000, हमने एक बार बना दिया 20,000। ठीक है, 91 में 22,000 है तो 22,000 से बार बना दिया। ठीक है, क्लियर है ये बात, समझ में आ गई ये बात, मतलब कोई ज़्यादा, ये तो इंटर लेवल पे भी मेरे ख्याल से शायद बहुत कम ही आता है ये तो। जी, समझ में आ गया ना, चलें आगे।
चीज ठीक है ओके। अच्छा बार डायग्राम में भी हमारे पास बार डायग्राम में हमारे पास यहाँ पर एक है मल्टी बार डायग्राम। अच्छा मल्टी बार डायग्राम सारी बात ये है बार डायग्राम कब बनाएंगे और मल्टी बार डायग्राम कब बनाएंगे। भाई जब आपके पास मल्टीपल डाटा दिया होगा तो लाजमी सी बात है वहाँ पर मल्टी डायग्राम बनेगी, मल्टी बार डायग्राम बनेगा। ठीक है। अच्छा आपको हम बाद में फिर बता देंगे। ठीक है आप अगर क्लोज करना चाहते हो तो आप क्लोज कर दो। ठीक है और आपका लेक्चर रिकॉर्डेड है वो आ जाएगा तो वहाँ से देख लिया। सही। अच्छा यहाँ पर मल्टी बार डायग्राम जब बनाएंगे हम तो हम लाजमी बात है डाटा हमारे पास किसमें होना चाहिए। डाटा हमारे पास मल्टी होगा। जैसे 96 के 3 रिकॉर्ड्स हमें बता रहे हैं, 1997 के भी 3, तो मल्टी डाटा हो गया ना। तो यहाँ पर मल्टी डायग्राम्स बनेंगे, सॉरी मल्टी बार्स बन रहे होंगे। सही। ये आ गया हमारे पास। जैसे हमारे 1996 में 3 बार्स बता दिए कि फर्स्ट डिवीजन वाले कितने हैं, सेकंड डिवीजन वाले कितने हैं, थर्ड डिवीजन वाले कितने हैं। और ये जो डिफरेंट कलर्स हमने करे हुए हैं ये सब जो है प्रेजेंटेशन का पार्ट है, ताकि पता लग जाए कि ये ब्लैक कलर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइट कलर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रे कलर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सही। तो ये भी व्यवस्था नहीं है, सिंपल है, हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब आ जाए सब डिवाइडेड या कंपोनेंट बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बाय डायग्राम में भी हमारे पास टोटल मल्टीपल डाटा होता है। वो रिक्वायर्ड में हम देख लेंगे भाई सब डिवाइडेड बाय डायग्राम को रिक्वायर्ड कर रहा है तो सब डिवाइडेड हम इसको बना के दिखा देंगे। सही। अच्छा सब डिवाइडेड बार डायग्राम जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हर पोर्शन का टोटल मालूम कर लेते हैं। 250 प्लस 50 करेंगे 300 हो गया। सही। 220 और 30 प्लस करा हमारे पास 250 हो गया। ठीक है। इसी तरीके से सबका हमने क्या कर लिया, टोटल कर लिया। तो हम क्या करेंगे, हर हर क्लास का जो भी हमारे पास कंटेंट दिया हुआ होगा हर उसका अपना क्या कर लेंगे, टोटल के लिए एक बार बना देंगे सिंपल सा। जैसे हमने फर्स्ट ईयर का टोटल 300 का एक बार बनाया, फिर उसमें हमें कह दिया भाई जो कम है उसको ऊपर रिप्रेजेंट कर दो। 50 गर्ल्स हैं तो गर्ल्स को हमने ऊपर इस तरीके से कम वाली साइड पे, और कम वाली साइड हमेशा ऊपर रिप्रेजेंट की जाएगी। से गर्ल्स को ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो बाकी पार्ट है लाजमी ज्यादा वो वाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये बात आप लोग पे क्लियर होगी। मल्टी बार डायग्राम ओ सब डिवाइडेड बाय डायग्राम हमारे पास। ठीक है 4 to 5 मिनट्स लगेगा और एक इम्पॉर्टेंट। ठीक है ओके क्लियर। अच्छा अब आ जाते हैं पाई डायग्राम की तरफ। ये पाई डायग्राम भी हमने अगर 6-7 मिनट में भी बनाई थी। ठीक है देख लेते हैं। मतलब जो हमारे पास डाटा है उसको सर्कुलर शेप में हम क्या करें, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे आइटम्स बता रहा है, उसमें एक्सपेंडिचर हमें बता रहा है, टोटल वैल्यू दी हुई है जो न्यूमेरिकल फॉर्म में दे दिया डाटा में, टेबल बना हुआ है सिंपल। ठीक है अब हम इसी डाटा को क्या कर रहे हैं, सर्किल की फॉर्म में बनाने जा रहे हैं। जब हम सर्किल की फॉर्म में बनाएंगे तो हमें हर, क्योंकि सर्किल पूरा कितना होता है 360 का होता है, पूरा सर्किल का जो एंगल होता है वो 360 होता है। सही। तो हम क्या करेंगे, पहले हर पार्ट का, जैसे जिस फूड का एंगल मालूम करेंगे, हाउस रेंट का एंगल मालूम करेंगे। ठीक है हर पार्ट के लिए एंगल ऑफ सेक्टर हमें मालूम करना है। तो एंगल ऑफ सेक्टर मालूम करने का तरीका होता है, तो जो भी हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है यानी कि ये जो कॉलम है इसका पहले टोटल कर लेंगे, इसका टोटल कितना आ गया 3000, और हर वैल्यू को उससे डिवाइड करेंगे। तो 1200 को 3000 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। 360 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पूरा सर्किल कितने का है 360 का। क्योंकि जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो वहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि परसेंटेज किस में से निकलती है 100 में से निकलती है। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 360 से। अब 360 से इसलिए मल्टीप्लाई करवा रहे हैं कि भाई पूरा सर्किल कितने का है 360। सही। ये 144 डिग्री आ गया, 120 डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया और ये 36 डिग्री आ गया। सही। इसको हम क्या करेंगे, अच्छा ड्रॉ कैसे करेंगे। ये ड्रॉ करने के लिए सिंपल, अब आपने कंपास की मदद से आपने इसकी सर्किल ड्रॉ करा होगा तो आपको सेंटर पॉइंट यहाँ पर मिल गया होगा। तो आप एक काम करें, सेंटर पॉइंट से पहले ही यहाँ पर क्या कर लें, लाइन लगा लें। अब आपने लाइन तो लगा ली है। सही। अब डी तो प्लेस करना आप लोगों को आता होगा, डी को यहाँ सेंटर पॉइंट में प्लेस करें, डी का जो सेंटर होता है। अब पहला एंगल कितना बनाना है 144 का, भाई 0 पॉइंट, ये आपका क्या है 0 पॉइंट। यहाँ से देखना शुरू करें और ये इस तरीके से जाके आप यहाँ पर कहाँ जाएंगे 144 पे आ जाएंगे। ठीक है अब आपने डी इस तरीके से रखना है, यानी सेंटर यहाँ पर रखें और ये इस तरीके से डी रख रहा होगा, तो अब ये आपका 0 हो गया। अब हमने 120 बनाना है तो यहाँ 0 से गिनना शुरू करें और ये पूरा घूम के आपका 120 आ जाएगा। अब डी आपने इस लाइन के ऊपर रखना है, जो लाइन आपने डी बनाई इस लाइन के ऊपर डी रखें आप इस तरीके से, और आपको कितना बनाना है 60 डिग्री। 60 डिग्री यहाँ पर आ गया। आखिरी पार्ट आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद निकल के आ जाएगा। सही है।
तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई पाई डायग्राम तक, और यहाँ तक हमारा यूनिट 1 भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा यूनिट 2 शुरू होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भाई, यूनिट 1 में से कोई भी बात आप लोगों को पूछनी हो तो वो मुझसे आप लोग पूछ लीजिएगा। सही, और कोशिश करिएगा एक दो न्यूमेरिकल्स के सॉल्व करें। फ्रीक्वेंसी टेबल आप लोग करिएगा किसी भी एक दो क्वेश्चंस का बना लें, क्योंकि जब मीन मीडियन मॉस और मॉड हम सॉल्व करेंगे ना तो वहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। सही, तो वो अगर हमें अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी होगी तो वहाँ पर हमें आगे सॉल्व करना आसान। ठीक है, तो क्लोज करते हैं क्लास को। लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा चैनल पर। सही, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।